हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईएलएस एकेडमी फॉर आईएएस में। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जितने भी नए वीडियोस हैं आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच जाए और आप अपनी तैयारी अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आगे रहें। ठीक है, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने वो पिछले 10 से 15 दिनों में लगातार न्यूज़ में है। और यह न्यूज़ सिर्फ एक इंटरनेशनल इशू के हिसाब से न्यूज़ में नहीं है। यह जो कॉन्फ्लिक्ट है या ये जो पूरा न्यूज़ चल रही है, ठीक है, ये मानवता के लिए भी बहुत शर्मसार करने वाली बात है। और यही बात है कि किस तरीके से इस विवाद को सुलझाया जाए। इसके पीछे संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सभी देश इस कोशिश में लगे हुए कि किस तरीके से इस विवाद को सुलझाया जाए। जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है जो चल रहा है, ठीक है, इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, आप बार बार चर्चा में सुन रहे होंगे, बार बार न्यूज़पेपर में सुन रहे होंगे कि जो विवाद है वो इसराइल और हमास के बीच है। ठीक है, बट जो मेन मुद्दा है, जो मुख्य विवाद है, वो है इसराइल और फिलिस्तीन के बीच या इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच। ठीक है, सो किसी भी विवाद के लिए, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को समझने से पहले प्रेजेंट में क्या हो रहा है उसे समझने के लिए हमें उसके पास्ट में जाना होगा कि इस कॉन्फ्लिक्ट का बर्थ कहाँ से हुआ, किस तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कैसे हुआ, हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि आज ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है और इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। विशेष रूप से सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी वाली, ठीक है, और साथ ही साथ स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस में ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल रिलेशंस वाले टॉपिक में। और इन्हीं टॉपिक्स पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ आपकी जो भी क्वेरीज होगी वो भी हम लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक दैट जो कि है इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। अब अगर हम इस इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो इस विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इस विवाद की शुरुआत वैसे तो फॉर्मल रूप से, ठीक है, औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत 1947-1948 के बाद हुई, किंतु इसका जो भूत है, किंतु इसका जो जन्म है, ये प्रथम विश्व युद्ध के समय से है। वो किस प्रकार है कि जहां जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं इस मैप में, वर्तमान का जो इजराइल का क्षेत्र है ये 1913 में तुर्क साम्राज्य के अधीन था जिसे ऑटोमन एम्पायर कहा जाता था। ठीक है, ऑटोमन टर्क एक समय में विश्व में बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसकी सीमाएं यूरोप में भी थी, अफ्रीका में भी थी और एशिया में भी थी। तो ये साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था, किंतु 19वीं और 20वीं शताब्दी तक आते आते इसके साम्राज्य की शक्ति में काफ़ी ज़्यादा कमी आई क्योंकि नए साम्राज्य बन के उभरना शुरू हो गए थे। और 1913 में जो आप ये मैप देख रहे हैं, 1913 में ऑटोमन साम्राज्य इतना रह गया था। ठीक है, और वर्तमान का जो इजराइल क्षेत्र है वो इसी ऑटोमन साम्राज्य या तुर्की साम्राज्य के अधीन था। 1913 का मैप मैंने आपको बता दिया है, किंतु अगले ही वर्ष 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। और यह प्रथम विश्व युद्ध में दो पक्ष थे। एक पक्ष में था यूके, फ्रांस, रशिया, इटली और यूएस, और दूसरे पक्ष में ऑटोमन टर्क, तुर्की साम्राज्य, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर। तो ये प्रथम विश्व युद्ध की दो पार्टी है, दो पक्ष है, और इस विश्व युद्ध में जीत हुई इस पक्ष की। ये पक्ष विश्व युद्ध जीत गए, प्रथम विश्व युद्ध। अब जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध जीत गए तो सीधी सी बात है, जो विजेता होता है उनकी बातें मानी जाती है। और उसी का परिणाम ये हुआ कि 1920 के दशक में ऑटोमन साम्राज्य के टुकड़े कर दिए गए और इन टुकड़ों को करने के पश्चात नए राष्ट्र बन के उभरे, किंतु वह राष्ट्र प्रोटेक्टरेट स्टेट कहलाए या फिर जिसे हम कहेंगे हिंदी में संरक्षी राज्य।
संरक्षित राज्य क्या होता है कि राज्य बनता है किंतु उसका संपूर्ण संरक्षण, उसके विदेशी मामले, उसकी रक्षा, ये सभी एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली देश करता है। जैसे सीरिया की अगर बात करें, वो भी इसी समय बना था। सीरिया की अगर यदि हम बात करें तो सीरिया का संरक्षी देश था फ्रांस। उसी तरीके से जो पैलेस्टाइन है, पैलेस्टाइन को संरक्षण देने वाला महाशक्तिशाली देश था ब्रिटेन या यूके। तो उस हिसाब से फिलिस्तीन ब्रिटेन का संरक्षी राज्य बन गया। ठीक है, तो ये तो था प्रथम विश्व युद्ध के बाद की कहानी। इसके बाद 1930 के दशक में जब जर्मनी में हिटलर का आगमन हुआ या हिटलर शक्तिशाली होता गया, तो उस समय ये कह लो कि हिटलर अपने नस्ल को बहुत प्रमुख मानता था और साथ ही साथ हिटलर का ये भी मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के पीछे जीव जो है, यहूदी लोग जो है, उनका बहुत बड़ा हाथ है। शायद ये यहूदी लोग अगर जर्मनी का ज्यादा साथ देते तो प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम कुछ और होता, ऐसा हिटलर का मानना है। मैं नहीं कह रहा बच्चों, ये चीज समझ लो, ऐसा हिटलर कह रहा था। और हिटलर को अपनी नस्ल, अपनी जो रेस है, उससे वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। वो चाहता था कि जर्मनी में सिर्फ जर्मन लोग भी रहे, जो आर्यन, प्योर आर्यन रेस के जो लोग हैं वही लोग रहे। इस वजह से एक ऐसा आंदोलन शुरू हो गया जर्मनी में जो आगे चल के इस विवाद को जन्म देगा, इजराइल पैलेस्टाइन विवाद को जन्म देगा। वो किस तरीके से देगा कि 1930 के दशक में जर्मनी में हिटलर ने इन्हीं यहूदी लोग या जीव्स को प्रताड़ित करना शुरू किया, उनके खिलाफ एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो गया और इन्हें मारा जाने लगा। अब जब इन्हें मारा जाने लगा, ठीक है, तो परिणाम ये हुआ कि यहाँ से जीव्स अपनी जान बचा के भागने लगे। अब जान बचा के यदि कोई व्यक्ति भागेगा, ठीक है, या किसी एक स्थान से व्यक्ति को पलायन करना पड़े, तो वो दो ही तरफ बढ़ेगा। या तो वो और अच्छे शांति प्रिय शहर में जाएगा या शांति प्रिय देश में जाएगा, या फिर वो अपनी मातृभूमि की तरफ जाएगा। और यही हुआ जीव्स के साथ भी। जब जर्मनी में उनके खिलाफ अत्याचार बढ़ना शुरू हो गए, सो वहां से जीव्स या तो अमेरिका शिफ्ट होना शुरू हो गए, अमेरिका की ओर पलायन करना शुरू कर दिया, या फिर वो वापस अपने जन्म स्थल जेरूशलम की ओर बढ़ते चले गए। ठीक है, और परिणाम ये हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी हिटलर का एंटी सेमिटिज्म चालू था, मतलब जीव्स के अगेंस्ट विवाद चालू था, उनका अत्याचार चालू था। तो उस जेरूशलम वाले क्षेत्र में लोगों को, जीव्स लोगों का आना बहुत अधिक बढ़ गया था। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, हिटलर ने शुरू कर दिया था 1939 में, और परिणाम ये हुआ कि जर्मनी एक बार फिर हारा। द्वितीय विश्व युद्ध फिर से हारा। इस द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र तो वही थे। इटली यहाँ से शिफ्ट होके इधर आ गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, इटली और जापान लड़े थे। ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और अमेरिका के। जर्मनी हार गया। तो जब जर्मनी हार गया तो फिर निर्णय ये लिया गया कि क्या किया जाए जीव्स लोगों के साथ। ठीक है, यहूदी लोगों के साथ क्या किया जाए। और यहूदी लोगों ने भी ये मांग करना शुरू कर दिया कि हमें एक अपना देश चाहिए जो हमारे धर्म के लोगों से बना हुआ हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि जीव्स लोगों ने अब यह मानना शुरू कर दिया था कि उनकी जितनी भी समस्याएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि उनका स्वयं का कोई देश नहीं है। इसी वजह से वे बाकी देशों में प्रताड़ित होते हैं, पीड़ित होते हैं और उन्हें पलायन करना पड़ता है। सो उन्होंने यह मांग रखनी शुरू कर दी, आंदोलन करना शुरू कर दिया कि हमें अपना एक देश चाहिए। ठीक है, और जब अपना एक देश की बात होने लगी तो यह निर्णय लिया गया कि ये जीव्स लोगों को अपने जन्म स्थल पर बसाया जाए। बहुत संख्या में जीव्स
पैलेस्टाइन वाले क्षेत्र में घुस आ गए थे और इसका परिणाम ये हुआ कि 1945 के बाद जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ, इज़राइल नामक एक नए देश की उत्पत्ति हुई विश्व मानचित्र में। ठीक है, और यही वो विश्व मानचित्र है जो 1947 में था। ये पहला जो नक्शा आपके सामने है, मैप है ये। ठीक है, मैंने जैसा कहा कि जैसे जैसे हिटलर के अत्याचार बढ़ते गए, जीव्स अपनी मातृभूमि की तरफ बढ़ना शुरू हो गए, जन्मभूमि की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। ठीक है, तो 1947 में स्थिति कुछ इस तरह की थी कि ये जो फिलिस्तीन वाला क्षेत्र है, इस फिलिस्तीन वाले क्षेत्र में ये जो वाइट वाइट एरिया है, ये आपको नजर आ रहा है, ये है जीव्स। इस क्षेत्र में जीव्स रहते थे या यहूदी लोग रहते थे। ठीक है, और ये जो ग्रीन एरिया नजर आ रहा है आपको, ये फिलिस्तीनी लोगों का क्षेत्र था, या ये कह लो अरब लोगों का क्षेत्र था, जो इस्लाम का पालन करते थे। ठीक है, किंतु 1947 में ही जो दो देश की नीति, द्विराष्ट्र की अवधारणा उत्पन्न हुई, कॉन्सेप्ट ऑफ टू स्टेट्स, ठीक है, उसका परिणाम ये हुआ कि उसी फिलिस्तीन को बांट दिया गया इजराइल और फिलिस्तीन नामक दो देशों में। और बांटा किस तरीके से गया? ये वाइट वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, ये यहाँ से ये बना दिया गया इजराइल, और ये जो ग्रीन वाला एरिया है ये हो गया पैलेस्टाइन। और साथ ही साथ जो जेरूशलम है, जैसा मैंने आपको बताया कि जन्मभूमि जीव्स की जेरूशलम, ठीक है, उसे एक अंतरराष्ट्रीय शहर घोषित कर दिया गया। अंतरराष्ट्रीय शहर घोषित करने के पीछे मकसद ये था कि जेरूशलम पवित्र शहर था, जिसे अरब लोग भी पवित्र मानते थे और जीव्स भी पवित्र मानते थे, तो विवाद ना हो इस वजह से जेरूशलम को एक अंतरराष्ट्रीय शहर घोषित कर दिया गया। ठीक है, किंतु इस प्लान को या इस योजना को अरब देशों द्वारा नहीं माना गया। जैसे अरब में सऊदी अरेबिया है, ठीक है, इजिप्ट यहाँ पे है, मिस्र यहाँ पे है, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, ये जो अरब राष्ट्र है, इन्होंने इस योजना का विरोध किया। विरोध करने के बाद उन्होंने इजराइल के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी या युद्ध छेड़ दिया। किंतु इजराइल जो नया नया राष्ट्र बना था, अमेरिका ब्रिटेन की मदद से इसने अरब देशों को हरा दिया। तो जब अरब देशों को हरा दिया तो इजराइल स्थापित हो गया। तो इजराइल के जन्म के पीछे विश्व की दो महाशक्तियों का हाथ था, एक था ब्रिटेन, दूसरा था अमेरिका। ठीक है, अब यदि हम बात करें 1947 में जब इजराइल जीता, तो ये निश्चित हो गया कि इजराइल नामक देश रहेगा। अब जो लड़ाई लड़नी है वो फिलिस्तीन को लड़नी है, अपने अस्तित्व को बचाने की। क्यों? क्योंकि फिलिस्तीन ये नहीं मानता कि ऐसे कोई दो देश होने चाहिए, एक ही क्षेत्र में दो देश होने चाहिए। और दूसरी चीज, फिलिस्तीनियों के दिमाग में ये एक और बात थी कि कोई दूसरे लोग हमारे क्षेत्र में आके अतिक्रमण करके बैठ गए हैं। ठीक है, तो वो गुस्सा, वो था, वो विरोध था, और उसी का परिणाम ये हुआ कि 1967 में अरब देशों ने, फिर से वही मैं अरब देश कह रहा हूं, सिर्फ फिलिस्तीन नहीं कह रहा हूं, अरब देशों ने वापस से इजराइल के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। ठीक है, किंतु मजे की बात यह है कि ये विश्व इतिहास में बहुत ही छोटा चलने वाला युद्ध था, मात्र 6 दिन का युद्ध। ठीक है, और इस 6 दिन के युद्ध में इजराइल ने अरब देशों को हरा दिया, और न सिर्फ हराया, अरब देशों से उनकी जमीन भी छीन ली। ठीक है, उनकी जमीन भी छीन ली। जैसे इजराइल ने इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला छीन लिया, लेबनान और जॉर्डन से गोलन हाइट्स और वेस्ट बैंक छीन लिया। ठीक है, सो न सिर्फ इजराइल अब अपनी जमीन बचा रहा है, इजराइल दूसरों की जमीन पर भी कब्जा कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने मुझसे लड़ाई क्यों की? अब जब लड़ाई करोगे तो उसका हर्जाना मैंने तो रख लिया भाई। ठीक है, हालांकि ये अलग बात है कि बाद में सिनाई पेनिनसुला जो है, सिनाई प्रायद्वीप जो है, वो इजराइल ने मिस्र को लौटा दिया। ठीक है, किंतु गोलन हाइट्स जो है उस पर अभी भी अपना कब्जा बना के रखा है। क्यों? क्योंकि वो अत्यंत महत्वपूर्ण है
सॉरी रणनीतिक दृष्टिकोण से। सो ये था वो 1967 का समय जब इजराइल अस्तित्व की लड़ाई को निर्णायक रूप से जीत गया था कि अरब देशों में या पश्चिम एशिया में सबसे महत्वपूर्ण देश, ठीक है, के रूप में इजराइल का होना निश्चित हो गया। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि कैसे 1947 में जो विभाजन का प्लान था वो 1967 में आके किस तरीके से इजराइल ने अपने क्षेत्र को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया। ठीक है, और तब से ये अपने क्षेत्र को बढ़ाने की जो रणनीति इजराइल ने अपनाई है वो आज भी निरंतर रूप से शुरू है, और परिणाम ये है कि आज की तारीख में इजराइल पूरा वाइट है और फिलिस्तीन आप देख सकते हैं ये छोटे 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 कॉलोनी जैसे, जिसे हम कहेंगे, सिर्फ ये एक जो क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं गाजा पट्टी या गाजा स्ट्रिप, ये एक लगातार क्षेत्र है जो फिलिस्तीन का है। अन्यथा इधर जो जेरूशलम के आसपास का जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा इजराइल ने घेर रखा है। और अब फिलिस्तीनियों के लिए लड़ाई अपने राष्ट्र की नहीं, अपने अस्तित्व की है कि फिलिस्तीन नामक राष्ट्र, फिलिस्तीन नामक देश विश्व मानचित्र पे रहेगा भी या नहीं। और इसी वजह से ये विवाद है। मैंने आपको पूरा समझा दिया कि किस तरीके से इजराइल का जन्म हुआ, किस तरीके से इजराइल को बसाया गया, और किस तरीके से इजराइल और अरब देशों में विवाद हुआ, जिसका परिणाम ये हुआ कि फिलिस्तीन धीरे 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 सिकुड़ता चला गया और इजराइल धीरे धीरे शक्तिशाली होता गया। ठीक है, अब बात करें कि पैलेस्टाइन क्या है। ये तो हुई इजराइल की बात है अभी तक जो हमने की। अब बात करते हैं पैलेस्टाइन की, फिलिस्तीन की, कि फिलिस्तीन में क्या रहा है, सिस्टम क्या है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा, इस वीडियो की शुरुआत में कहा कि विवाद जो आपको सुनने में आ रहा है वो इजराइल फिलिस्तीन विवाद नहीं है, इजराइल हमास विवाद सुनने में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमास क्या है? तो फिलिस्तीन का है, सीधी सच्ची बात है, आतंकवादी संगठन है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। बट एक्चुअल में ये हमास है क्या? तो उसके लिए हम इस पैलेस्टाइन का, फिलिस्तीन का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम समझ लेते हैं कि वहाँ कौन कौन से पार्टीज है और किस तरीके से काम होता है। तो जैसा मैंने बताया कि 1947 में जब इजराइल बना, उसके बाद से ही पैलेस्टीन या फिलिस्तीन में इजराइल के विरोध में आंदोलन शुरू हो गए। ठीक है, आंदोलन की शुरुआत हो गई। ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन भी था और सैन्य आंदोलन भी था। मतलब जो इस पैलेस्टाइन की पार्टीज है, पैलेस्टाइन के जो लोग हैं, वो दो तरीके से लड़ रहे थे इजराइल से, एक राजनीतिक रूप से भी और दूसरा सैन्य रूप से, कि लड़के हरा दें या फिर राजनीतिक रूप से हटा। और उसी में सबसे पहला नाम जो सामने आता है वो है फतह। ठीक है, फतह ये वहां का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है जिसकी शुरुआत 1950 के दशक में हुई। ठीक है, और बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने मिलकर इसकी शुरुआत की, जैसे यासिर अराफात, खलील अल वजीर, सलाह खलाफ, महमूद अब्बास। ये महमूद अब्बास वर्तमान में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति। ठीक है, सो ये बात जाननी होगी कि फतह नामक जो आंदोलन है या फतह नामक जो राजनीतिक पार्टी है वो सबसे पुरानी पार्टी है फिलिस्तीन में, जो इजराइल के खिलाफ लड़ रही है। किंतु ये जो पार्टी है शुरू में 1950 के दशक से दोनों तरीके से लड़ रही थी, राजनीतिक तरीके से भी और सैन्य तरीके से भी। किंतु 1990 के दशक के बाद इनको ये समझ में आ गया कि इजराइल से सैन्य मामलों में बराबरी नहीं की जा सकती, उन्हें लड़के नहीं हराया जा सकता। सो उन्होंने सैन्य विरोध त्याग दिया, और सैन्य विरोध को त्यागने के बाद वो इजराइल के साथ वार्ता की दौर शुरू हो गई, फतह की, समझो इसे, फतह की। ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने ओस्लो समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। ये ओस्लो समझौता क्या है ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ इस वीडियो में। ठीक है, बाकी
अगर आपको डाउट होगा इसमें किसी भी तरह का तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था फतह। अब दूसरा जो गुट है वो है हमास। ठीक है, इस हमास का पूरा नाम है हरकत उल मुकव्वमा अल इस्लामिया, और इसका जो शुरुआत है वो 1987 में हुई है इमाम शेख अहमद यासीन और अब्दुल अजीज अल गंतीसी द्वारा। वर्तमान में इसके जो चीफ है, प्रमुख है, वो खालिद मिशाल है। ठीक है, और ये शुरू से इजराइल के खिलाफ सैन्य विरोध की बात करते हैं। ये शुरू से इजराइल को नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं, शुरू से इजराइल को बर्बाद कर देना चाहते हैं। और किस आधार पे? अपनी सैन्य ताकत के आधार पे। ये चाहते ही नहीं है कि इजराइल नामक कोई देश बचे, जबकि फतह ये मान चुका है कि इजराइल को खत्म नहीं किया जा सकता। तो वो एक थोड़ा सा व्यवहारिक रणनीति उसने अपना ली है कि तुम भी रहो और हमें भी रहने दो भाई, हमें तो खत्म मत करो। जबकि हमास का नजरिया पूरी तरीके से अलग है। हमास कह रहा है कि इजराइल को मैं बर्बाद ही कर दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ठीक है, और हमास है जो आज भी इजराइल के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू कर देता है जब मर्जी आती है उसके तब। ठीक है, तो इसीलिए आप जो विवाद सुन रहे हैं चर्चा में, जो न्यूज में सुन रहे या जो भी खबरें आप तक पहुंच रही है, वो इजराइल और हमास को लेकर पहुंच रही है। फतह का नाम ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि फतह एक तरीके से यदि मैं कहूं कि फतह जो है वो राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बट हमास जो है वो राजनीतिक और सैन्य दोनों रूप से महत्वपूर्ण है। और वर्तमान में इजराइल के खिलाफ सिर्फ हमास लड़ रहा है, फतह नहीं। सो यूपीएससी प्रीलिम्स में अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, और फतह हमास जो है ये पूरा जो गाजा स्ट्रिप है उस पर अपना कब्जा बरकरार रखे हुए है, या गाजा स्ट्रिप इसका मेन वो है मुख्यालय, जहां से ये अपनी सारी गतिविधियां संचालित करता है। ठीक है, सो ये था पैलेस्टाइन का डायनामिक कि पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, किस तरह की व्यवस्था है। इजराइल हमने समझ लिया कि इजराइल का जन्म किस तरीके से हुआ, हमने पैलेस्टाइन का राजनीतिक रूप से पैलेस्टाइन किस तरीके से चल रहा है या क्या क्या वहां पर हो रहा है ये भी हमने समझ लिया। अब हम आते हैं कि वर्तमान विवाद है क्या। ठीक है, सो वर्तमान जो विवाद है दोस्तों, यह विवाद है इस एक शहर को लेकर। जैसा मैंने कहा, जेरूशलम बार बार सुनने में आएगा, बार बार न्यूज में आएगा, और ये पवित्र शहर है। ठीक है, तो वर्तमान का जो विवाद है या वर्तमान में जो दोनों के बीच सैन्य अभियान चालू है, हमास और इजराइल दो आपस में लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ईस्ट जेरूशलम के लिए लड़ रहे हैं। और वो लड़ क्यों रहे हैं कि ईस्ट जेरूशलम एक ऐसा क्षेत्र है जो जीव्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इस्लाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। दोनों ही के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि आपने पिछले मैप्स में देखा कि जेरूशलम के भी लगभग सारे क्षेत्र में इजराइल ने अपना कब्जा कर रखा है, और इजराइल ने शांति व्यवस्था, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी पुलिस वहां पर तैनात कर रखी है। अब ये जो ईस्ट जेरूशलम है ये जीव्स के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, और मुस्लिम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। और इसी वजह से, क्योंकि जीव्स का वहां पे टेम्पल माउंट है और मुस्लिम्स का वहां पे हरम शरीफ है। ठीक है, तो इस तरीके से जेरूशलम दोनों ही धर्म के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। किंतु इसी के साथ ही साथ अब एक और यदि हम बात करें कि जेरूशलम सिर्फ और सिर्फ जीव्स और मुस्लिम्स के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं है, ये क्रिश्चियनिटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। ठीक है, उससे पहले ये बता दूं कि ये जो विवाद आपको सुनने में आ रहा है पिछले 10-15 दिनों में, ये पिछले 10-15 दिन का विवाद नहीं है, ये पिछले 1.5 से 2 माह पहले से चला आ रहा विवाद है। आप जैसे सभी जानते हैं कि
कुछ ही दिन पहले हमने ईद मनाई है और उसके एक महीने पहले से पवित्र रमजान का महीना शुरू था, ठीक है। और उस पवित्र रमजान के माह की शुरुआत से ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच झड़प हो रही थी, छोटी छोटी झड़प। ये इजराइल की पुलिस और फिलिस्तीन के लोगों के बीच हो रही थी, ठीक है। पूजा से लेकर नमाज को लेकर, लोक व्यवस्था को बनाए रखने से लेकर छोटी छोटी बातों पे झड़प हो रही थी, ठीक है। क्योंकि ये कह लूं मैं कि एक ही कॉलोनी है, एक कॉलोनी में रोड के इस तरफ इजराइल आपको नजर आएगा, रोड के उस तरफ आपको फिलिस्तीन नजर आएगा, तो आपस में तो लड़ेंगे ही ना पड़ोसी, ठीक है। वो हर घर में होता है बच्चों, तो वहां पे भी यही हाल हो रहा है। अगर मैं आपको फोटोज, तो खैर मैंने यहाँ शेयर नहीं किया, बट यदि आप उसकी फोटोज देखेंगे तो ऐसी एक दीवार खींची हुई है 10 फीट की, इस तरफ इजराइल इस तरफ पैलेस्टाइन, और कई जगह तो दीवार भी नहीं खींची हुई है, ये जो पुलिस वाले बैरिकेड होते हैं अपने इंडिया में वही लगाए हुए हैं कि इस तरफ फिलिस्तीन है और इस तरफ इजराइल। और जब इस तरह का होगा तो विवाद होना काफी आम बात है, ठीक है। तो वो झड़प होना बहुत आम बात है, और वही रमजान के महीने से ये झड़प, ये बहस शुरू थी फिलिस्तीन के लोग और इजराइल की पुलिस के, ठीक है। और इसी विवाद, इसी झड़प के चलते हमास ने इजराइल को एक चेतावनी दी थी कि ईद होने से पहले पहले आप अपनी पुलिस जो है इस जिले से हटा दिया जाए, आप अपनी पुलिस इस शेख जर्रा नाम के जिले से हटा लो। और यही वो शेख जर्रा है जहां पर ईस्ट जेरूशलम है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप ईस्ट जेरूशलम वाले क्षेत्र से अपनी पुलिस फोर्स को हटा ले, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, हम आपके खिलाफ विरोध करेंगे, आंदोलन छेड़ देंगे। इजराइल ने माना नहीं, इजराइल क्यों सुने, ठीक है। और परिणाम ये हुआ कि जिस दिन वो डेडलाइन समाप्त हुई कि मैंने आज की तारीख दी थी तुम्हें हटाने के लिए, तुमने नहीं हटाया, हमास ने इजराइल के खिलाफ बमबारी शुरू कर दी, रॉकेट हमले शुरू कर दिए। अब जब इजराइल के खिलाफ रॉकेट हमले शुरू कर दिए हमास ने, तो इजराइल चुप बैठने वाला है नहीं, उसने जवाबी कार्रवाई की। और परिणाम ये है कि वर्तमान में दोनों ही तरफ से हमले हो रहे हैं, रॉकेट हमले हो रहे हैं, ठीक है। इजराइल तो किसी तरीके से बचा हुआ है अपने आयरन डोम की वजह से, ठीक है। किंतु हमास वाले क्षेत्र में, गाजा पट्टी में, ठीक है, या वेस्ट बैंक क्षेत्र में बहुत ज्यादा लोग हताहत हो रहे हैं। और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस समय तक यहाँ पीपीटी में आपको मोर देन 100 लिखा हुआ है, किंतु अभी के समय जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने अभी अपडेट देखा 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और इन 200 लोगों में अधिकतर लोग फिलिस्तीन वाले क्षेत्र के हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें समझ में आई कि वर्तमान में जो विवाद चल रहा है वो विवाद है क्या, किस तरीके से यह विवाद फिलिस्तीन और इजराइल का ना होकर हमास और इजराइल का है, ठीक है। क्योंकि हमास लड़ रहा है फिलिस्तीन की ओर से, मतलब ये मान लो कि हमास लड़ रहा है और उसका कारण, उसके पीछे का जो उद्देश्य है वो है फिलिस्तीन को बचाना, ठीक है। तो ये है। अब सवाल ये उठता है कि जेरूशलम में ऐसा क्या है जो जेरूशलम बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। सो वाई जेरूशलम सो होली, इतना पवित्र क्यों है कि 1947 में जब इजराइल बना तब भी जेरूशलम को अंतरराष्ट्रीय शहर घोषित करने के पीछे कारण क्या था, ठीक है। अब ब्रिटेन और अमेरिका ये तो नहीं चाहते थे कि वहां जाके बस जाए, ठीक है। फिर भी उन्होंने कहा कि इजराइल का जो एक शहर है जेरूशलम, उसको हम अंतरराष्ट्रीय शहर घोषित कर देंगे। और सभी देशों ने अपनी अपने जो दूतावास है वो जेरूशलम में ना बनाकर अलग अलग शहरों में बसाए इजराइल की तरफ, ठीक है। तो ये देखते हैं कि जेरूशलम इतना पवित्र क्यों है। सो सबसे पहले ये बात करी जाए तो जेरूशलम में क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, ये ईसाई धर्म के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर एक होली सेपल्चर चर्च है, ठीक है।
और यह होली सेपल्चर चर्च वही चर्च है जहां पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ईसाई धर्म के लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण स्थल है। यहीं पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और उसी के नजदीक एक पहाड़ी है गोलगोथा नाम की, वहां पर ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से यही वो ईस्ट जेरूशलम शहर है जहाँ पे क्रिश्चियनिटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत पवित्र है। ठीक है, ये है वो क्षेत्र। फिर आगे बढ़े तो इस्लाम की यदि हम बात करें तो इस्लाम का के लिए जो ये क्षेत्र है, दिस डोम ऑफ रॉक, ये डोम ऑफ रॉक जिसे इस्लाम अल अक्सा मस्जिद कहता है, जो आप सुन रहे होंगे न्यूज में, अल अक्सा मस्जिद, इसे हरम अल शरीफ भी कहते हैं। ये मक्का और मदीना के बाद सबसे पवित्र स्थल है पूरे विश्व में। ठीक है, और इसकी पवित्रता क्यों है? क्योंकि ये माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद मक्का से इस अल अक्सा मस्जिद आए थे और इस अल अक्सा मस्जिद में उन्होंने बाकी रसूलों और पैगंबरों के साथ नमाज अदा की थी और यहाँ से वो जन्नत की ओर बढ़े थे। तो इस तरीके से ये वो आखिरी जगह है जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद ने भौतिक रूप से या ये कह लो शारीरिक रूप से उनका अस्तित्व था। इसके बाद वो जन्नत नशीं हो गए। ठीक है, सो पैगंबर मोहम्मद का अंतिम स्थल, अंतिम बार जहाँ पैगंबर मोहम्मद ने प्रार्थना की थी और वहां से वो आगे बढ़ चले अपनी अगली यात्रा पे। तो इस्लाम मानने वालों के लिए भी ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है, मक्का और मदीना के बाद सबसे महत्वपूर्ण। ठीक है, उसके बाद यदि हम जीव्स की बात करें, ठीक है, तो जीव्स के लिए भी ये जो क्षेत्र है ये एक पवित्र मंदिर है ये। ठीक है, और ये पवित्र मंदिर जो था इसमें अब सिर्फ एक ही दीवार बची है, दैट इज वेस्टर्न वॉल। इसका नाम ही वेस्टर्न वॉल है क्योंकि ये उस मंदिर के वेस्ट में है, बाकी सारी जगह खत्म कर दी गई या ये कह लिए खत्म हो गई है। ठीक है, और उसकी वजह से ये पवित्र, सबसे पवित्र स्थल हो गया है जीव्स के लिए भी। ठीक है, और जीव्स क्या मानते हैं, यहूदी लोग क्या मानते हैं कि दुनिया की जो शुरुआत है वो यहीं से हुई है। दिस इज व्हाट द प्लेस, ये वो जगह है जहां से दुनिया की शुरुआत हुई है। ठीक है, बाकी शहर सारे बाद में बसे हुए हैं, बाकी सारी चीजें दुनिया बाद में बसी हुई, सबसे पहली शुरुआत यहीं से हुई है। और यही वो जगह है जहां पे अब्राहम अपने पुत्र आइजैक की कुर्बानी देने को तैयार हो गए थे। इसीलिए इसको जीव्स लोग क्या कहते हैं, डोम ऑफ रॉक या होली ऑफ होलीज, पवित्र में सबसे पवित्र। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जीव्स के लिए भी कितना पवित्र है, इस्लाम के लिए भी कितना पवित्र क्षेत्र है और क्रिश्चियनिटी के लिए भी कितना। आपको ये जानकर या ये सुनकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि ये तीनों ही धर्म अब्राहमिक धर्म है, मतलब ऐसे धर्म है जिनकी उत्पत्ति एक इंसान से हुई है या एक परम शक्ति से हुई है जिसे वो सभी अब्राहम कहते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से एक ही जगह से उपजे हुए तीन अलग अलग धर्म आपस में लड़ रहे हैं, एक शहर को लेकर, एक स्थल को लेकर। और वो स्थल इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वह तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा कि क्या हुआ कि वो इस्लाम बने, क्रिश्चियनिटी बने। ठीक है, वो हमारा टॉपिक नहीं है। ठीक है, हाँ, यदि आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, बट ये क्योंकि आप प्रतियोगी परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उधर हमें नहीं जाना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि जेरूशलम क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द रीजन कि क्यों जेरूशलम के पीछे कोई भी नहीं छोड़ना चाहता कि ठीक है भाई तू रख ले,
बट मुझे शांति से जीने दे। नहीं, तीनों को जेरूशलम चाहिए, और इसीलिए ब्रिटेन और जो अमेरिका है वो उसे अंतरराष्ट्रीय शहर घोषित करने के पीछे पड़े हुए। ठीक है, तो जैसा कि आपने यहाँ मैप में देख रहे हैं, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है जेरूशलम, ये 4 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, क्रिश्चियन क्वार्टर, आर्मीनियन क्वार्टर, मुस्लिम क्वार्टर और जीविश क्वार्टर। ठीक है, आर्मीनियन क्योंकि यदि आप बॉर्डर देखोगे तो वो भी नजदीक ही है और उस तरीके से वहां पे आके बसे थे। किंतु धर्म के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर भी क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन क्वार्टर में, आर्मीनियन क्वार्टर में भी क्रिश्चियंस ही। सो धर्म के हिसाब से ये दोनों एक क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र हो गया मुस्लिम, जहाँ इस्लाम के लोग रहते हैं, उनके लिए वो क्षेत्र हो गया, और तीसरा हो गया जीविश क्वार्टर। सो 4 क्वार्टर में बटा हुआ है, 3 धर्मों में बटा हुआ है, और सबके लिए जो पवित्र स्थल है वो ये है, तीनों के लिए। ठीक है, और जब तीनों के लिए यही क्षेत्र पवित्र होगा तो जाहिर सी बात है लड़ाई भी होगी। ठीक है, वो कहते हैं ना, जब एक ही घर में रहते हैं तो बर्तन बजते ही है। ठीक है, किंतु यह लड़ाई इतनी ही बढ़ जाती है कई बार कि लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता है, एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। ठीक है, और वही अभी हो रहा है कि हमास और इजराइल आपस में लड़ रहे हैं। तो ये तो हुई उस सभी विवाद की इतिहास मैंने आपको बता दिया, साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि वर्तमान में ये लड़ाई क्यों है। ठीक है, अब इस वीडियो से जुड़े जितने भी आपके डाउट्स है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर करें। हम उन सभी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ यदि आप इस विवाद से जुड़े, इस मुद्दे से जुड़े और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करने चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ठीक है, और हाँ, एक और बात कि इसी विवाद से जुड़ी हुई एक और वीडियो मैं लेकर आ रहा हूं बहुत जल्द, जो कि है भारत का नजरिया इस विवाद को लेकर। ठीक है, कि भारत किस तरह का नजरिया रखता है इजराइल फिलिस्तीन विवाद को लेकर, इजराइल का समर्थन करता है, फिलिस्तीन का समर्थन करता है, या फिर एक तटस्थ की भूमिका में रहता है। ठीक है, तो कब कब भारत ने क्या क्या रणनीति अपनाई वो देखेंगे, और भारत का नजरिया क्या होना चाहिए ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, बट ये सारी बातें उस चीज पे निर्भर करती है कि आप इस वीडियो को कितना ज्यादा लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, तो आप अपने सवाल पूछे, आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ जिन लोगों ने हमारे इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जितने भी नए वीडियोस है वो आपको तुरंत अपडेट मिलते रहे। ठीक है, थैंक यू।